बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थलाइन एंड दिस इज योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, हेल्थलाइन के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए एक सिलसिला लेके आ रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। आज के हेल्थलाइन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं और उस प्रेगनेंसी के अमल के दौरान जो एंटीनेटल केयर जिसको हम कहते हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर और केयर की ज़रूरत होती है, इस पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज हेल्थलाइन में मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहीला फरहत मौजूद हैं और उनके साथ डॉक्टर अरीब हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो एंटीनेटल केयर है इसको ये होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Dr. Rahila Farhat, who is working as an associate professor in Aziz Fatma Medical and Dental College. Thank you very much for inviting me on this show so that it can create awareness among the women about what is antenatal care. Antenatal care actually it is that process in which the woman visits the doctor regularly. Okay. There are certain advantages of the woman who is going to the doctor. There are 4-5 points which help us. Okay. That is, number one, it helps to prevent and detect and manage those factors which adversely affect the health of the woman. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का हो जाना है, कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ का हो जाना है। इन चीज़ों को हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको मैनेज कर लेते हैं। Okay. ताकि वो औरत की प्रेगनेंसी की कंडीशन में उनको इफेक्ट ना करे। Okay. बच्चे पे भी इफेक्ट होता है, शुगर का भी इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। इवन के ब्लड प्रेशर बाज़ का इतना ज़्यादा हो जाता है कि औरत को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। Okay. अगर औरत रेगुलरली एक डॉक्टर के साथ बुक करेगी तो डॉक्टर इन चीज़ों को अर्ली पिक कर लेता है और वो उन कॉम्प्लिकेशन से वो अवॉइड कर देता है। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये होता है कि आप एक एजुकेशन एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट आप डॉक्टर को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। वो डॉक्टर के पास जाके अपने मसाइल डिस्कस करता है, वो उसको रीअश्योर करती है, उसको एजुकेट करती है और उसको अपनी सपोर्ट करती है फॉर होल द फैमिली एंड और फॉर द वुमेन। तीसरा ये होता है कि जो छोटी मोटी चीज़ें पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल औरत को बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, फीमेल के अंदर ये फियर होता है कि मैं ये दवाई लूँगी तो पता नहीं मेरे बच्चे पे इसका क्या असर होगा। ठीक है, तो फिर इसमें ये कि क्योंकि वो डॉक्टर के साथ अगर वो विजिट करेगी, प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होगा, उनको हम प्रॉपर तरीके से माइनर एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। माइनर एलिमेंट्स है जैसे नज़ला हो गया, पेशेंट को बुखार हो गया, उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कुछ पेशेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं कि हमें बार बार इतनी वॉमिट हो रही है, हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा, हमारे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो रेगुलर जब वो विजिट करेगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। तीसरा है कि जनरल स्क्रीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन आप कर सकते हैं कि पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आई है, आपने उसको ओवरऑल स्क्रीन करना है। आपने हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हेपेटाइटिस सी की कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये हेपेटाइटिस बी पेशेंट है, हेपेटाइटिस सी पेशेंट है। HIV की स्क्रीनिंग, जनरल बॉडी स्क्रीनिंग जो है वो पेशेंट की कर सकती है। वैसे तो अगर पेशेंट शायद डॉक्टर के पास ना जाए, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि पेशेंट अपनी हेल्थ की बनिस्बत अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा वरीड होता है, तो एक डॉक्टर को ये एक वो फोरम अलाउ कर देता है कि जिस पे वो उसकी जनरल स्क्रीनिंग जो है वो कर सकता है। कुछ आपका मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं जो बाद में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, या कुछ ऐसी जिनका बाद में ऐसा अमल दखल हो सकता है जो बच्चे के लिए या माँ के लिए की सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद ना हो, उनकी स्क्रीनिंग पहले जो है एंटीनेटल केयर में हो जाएगी। डॉक्टर रीब, आप काइंडली बताइएगा कि कौन सी मंथ से प्रेगनेंसी से जो है वो पेशेंट को जो है वो डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए, और फिर इसमें कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को खुद अपना पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेशेंट्स अवेयर होते हैं, स्पेशली हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन भी पेशेंट के साथ हो तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अवेयरनेस हो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या हैं। मोस्ट जनरल सिम्टम्स पेशेंट्स को हमारे पता होते हैं कि नोज़िया पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट इतने वेल एजुकेटेड हैं कि वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट यूजली जो यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से UPT की स्टिक्स होती हैं उससे अवेयर होते हैं, वो अपना खुद ही टेस्ट करके हमारे पास फर्स्ट विजिट चेक करवा लेते हैं। सो एज अर्ली एज यू नो फर्स्ट विजिट शुड बी देयर। देन हमारे पास जो प्राइमरी पेशेंट्स होती हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली पेशेंट्स होती हैं, उनके मिनिमम रिकमेंडेड जो विजिट्स हैं 10 विजिट्स हैं टोटल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, फ्रॉम द टाइम शी नोज अबाउट द प्रेगनेंसी टिल द टाइम बेबी डिलीवर्स। और जो मल्टीपैरेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम 7 विजिट्स हैं जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
मिनिमम रखे हुए हैं। Okay. उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट है वो बुकिंग के विजिट्स हैं, स्पेशली अगर हाई रिस्क जो पेशेंट है, एडवांस स्टेज के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होते, ये स्पेशली बुकिंग विजिट अपना करवाएं एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में, नॉट Okay. इन द माइनर क्लिनिक्स और द हेल्थ केयर क्लिनिक्स। बुकिंग विजिट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट विजिट, नेक्स्ट विजिट जो होता है डिटेल्ड अनोमली स्कैन का विजिट होता है, जो Okay. पेशेंट को अपने 20 वीक्स 20 हफ्ते पे करवा लेना चाहिए, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द अनोमलीज बेबीज के डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनमें कोई सच कोई जी, कमियां बिल्कुल। हैं उनकी डेवलपमेंट में जी। जो पब्लिक और- अवेयरनेस काफ़ी हद तक इस लिहाज से है कि जिस तरह पब्लिक में है कि ये मंगोल बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे या फिर ये बच्चों के कमर पे जो फोड़े से बन जाते हैं, ये Okay. इस तरह के जो है आउटकम बेबीज़ का इतना अच्छा नहीं होता। सो वी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू अवेयर द पेशेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एट 20 वीक्स। मोस्ट जनरल ये छोटी बात ये है कि 28 वीक्स तक पेशेंट को चाहिए कि मंथली अपना विजिट एक लाजमी करे अपने डॉक्टर के पास, और 28 से 34 वीक्स तक 3 वीकली एंड देन फॉरवर्ड टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी वो उसका 2 वीकली विजिट लाजमी होना चाहिए। 10 विजिट जो है जिस तरह आपने बताया कि जो लाजमी है एंटीनेटल केयर में डॉक्टर के पास। नाज़रीन, एंटीनेटल केयर में और कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करना प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है, इस पर हम बात करेंगे। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव डॉक्टर रहीला फरहत एंड डॉक्टर अरीब विद अस, और हम बात कर रहे हैं एंटीनेटल केयर पे। मैम, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं माँ के अंदर जो होती हैं उसकी बॉडी में, जिनकी वजह से बच्चा जो है वो अफेक्ट हो सकता है, बच्चे की नशोर माँ जो है वो मुतासर हो सकती है माँ के पेट के अंदर, या फिर माँ की अपनी सेहत को जो है वो खतरा लाक हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एज फैक्टर जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एक उम्र होती है। Okay. अगर 20 ईयर्स से पहले की औरतों की शादी हो जाए, टीन एज प्रेगनेंसीज हैं, उन माओं में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। Okay. और अगर 35 ईयर्स के बाद हो तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। Okay. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये कि अगर 35 ईयर्स के बाद की प्रेगनेंसी हो तो उसमें एक तो बच्चे में एबनॉर्मल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं या ट्राइसोमी 21 कहते हैं। तो उसमें जो है वो एक तो पेशेंट जो है अर्ली अगर टेस्टिंग के लिए आए, 10 से 14 हफ्ते के दौरान आए, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, जिसमें से उसकी जो है आवल में से टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये इस बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। एक तो ये एज रिलेटेड हो गया। दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि औरत की एज के रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मदर को डायबिटीज़ का हो जाना होता है। फिर अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, स्पेशली उसके अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आते हैं उसके पेरेंट्स, उसकी खाला और उसके मामू वगैरह, अगर उनको शुगर है तो मदर को, जो प्रेग्नेंट औरत है, उसको भी शुगर होने का चांस होता है। तो इसलिए ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हुई हैं जिनके पेरेंट्स को शुगर है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाएं या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं 28 हफ्तों पे। तो इससे हम जो है वो पिक कर लेंगे कि आया इन औरतों को शुगर हुई है कि नहीं हुई है। तीसरा एज रिलेटेड एक और फैक्टर है जो हो सकता है, वो है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। वो अगर पेशेंट आपका शुरू में ही आपको रिपोर्ट करेगा, आपको उसका बुकिंग में पता चल जाएगा कि कितना ब्लड प्रेशर है और बाद में कितना हुआ है, तो फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर की सूरत हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी हो सकती है बच्चे के लिए भी और माँ की फिर एक है कि प्रेगनेंसी से पहले 3 माह जो है हमें फोलिक एसिड की गोली देनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, बल्कि वो कोई स्कैन ही नहीं कराते। 9वें महीने में हमारे पास आते हैं, जब हम स्कैन करते हैं तो हम देखते हैं तो बच्चा जो है वो एबनॉर्मल होता है, या तो बच्चे के दिमाग में पानी होता है जिसको हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं, और ये हाइड्रोकेफलस के साथ बाज़ का रीढ़ की हड्डी की भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ जो कॉमन एक होता है कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर फोड़ा बन गया, तो रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा होना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स के लिए जो है वो एक अजियतनाक ज़िंदगी क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो बच्चा बाज़ का उनका लोअर धड़ जो है वो पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, उनका खाना ऊपर निकल सकता है, पेशाब निकल सकता है। एक सिंपल चीज़ है कि अगर फोलिक एसिड हम बर वक्त दे दें पेशेंट को, तो हो सकता है वो मरीज़ जो है वो इन अजियत से जो है वो बच सके। अल्टीमेटली डॉक्टर की असिस्टेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज के दौर में। डॉक्टर अरीब, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने % लोगों का आप क्या बिहेवियर है, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, लोग एंटीनेटल केयर में कितने हद तक जो है वो सीरियस होते हैं उसको लेने के लिए, और कंसिस्टेंसी क्या है? मतलब अगर आपके पास ऐसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक पहले 3 माह में एक जो है वो फीमेल आपके पास आती है,
तो कितनी कंसिस्टेंटली वो विजिट करती है? जिस तरह आपने बताया 10 और 7 विजिट बड़े ज़रूरी होते हैं, तो वो क्या वो सारे विजिट होते हैं या बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है? इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रोल होता है इवन डॉक्टर हर सेल्फ का। अगर आपका पेशेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, आई हैव सीन के पेशेंट में इतनी अवेयरेंस आजकल थोड़ी सी कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू पैकेजेस बेहतर है, दे ट्राई टू फॉलो द डॉक्टर एज वी से, बट समटाइम्स द मिथ्स दैट आर क्रिएटेड बाय आवर सोसाइटी, उसकी वजह से जिस तरह पेशेंट कोई ना कोई पीछे से बात पकड़ के ले आते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया की बहुत सी मिथ्स हैं, ये बहुत आजकल मिथ चल रही है कि शायद डॉक्टर्स जो ऑब्स्टेट्रिशियन है जान के फॉर द सेक ऑफ मनी सेक्शन करवाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पे, बट दैट इज़ completely wrong. We try to be very sincere with our patient and the baby. We are more worried compared to the mother and their families कि हमारा patient किसी भी वजह से जो है ना mismanage ना हो जाए. बट अगर हम कोशिश करें और थोड़ा सा पेशेंट को टाइम दें और इंटरेक्शन बेहतर करें, पेशेंट फॉलोअप बेहतर है कंपैरेटिव टू द पास्ट टाइम्स. बट देयर आल्सो द बैकग्राउंड और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जिनके पास कहीं ना कहीं छोटी मोटी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वो फॉलोअप कम करते हैं, बट एट द टाइम दे do usually present to us with complications or somewhat, but we try to manage it. आपका ख्याल है कि पहले की निस्बत जो है वो लोगों का जो रुझान है वो बेहतर हो गया है, लोगों में हेल्थ एजुकेशन. नाज़रीन, एंटीनेटल केयर में और किन किन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इस पर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू हेल्थ लाइन. वी हैव डॉक्टर राहिला फरहत एंड डॉक्टर अरी विद अस. और मैम, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि कम्युनिटीज़ में एक इम्प्रेशन डॉक्टर्स के हवाले से ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन कर देते हैं हर उसका, और शायद उसके लिए कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों के इस तरह से एक वो बन चुकी है अभी. तो सिजेरियंस की जो तादाद है या उसका जो वो क्यों इतने ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं? पहले भी लोगों का आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि पहले भी जो गांव में या अर्बन एरियाज़ में भी वन लाइक डिलीवरीज होती थी, मोस्टली नॉर्मल डिलीवरीज होती थी. अभी सिजेरियन की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये एक मिसकंसेप्शन है, पहली बात तो ये है, ठीक है, और ये एक बायलैटरल प्रोसेस है. अगर आप सिंगल कहें कि सिंपल ये सिर्फ एक डॉक्टर ओरिएंटेड है, डॉक्टर की वजह से सी सेक्शन का रेट बढ़ रहा है, तो आई वुड से दैट इट इज़ रॉन्ग. ठीक है, इसमें एक तो ये है कि हमारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं अब इस वक्त. पहले ज़माने में जैसे बच्चे की दिल की धड़कन का टेस्ट नहीं होता था, लाइक द कार्डियोटोकोग्राफी, उसको CTG कहते हैं, उसमें दौरान दर्दों के दौरान हम वो टेस्ट लगाए रखते हैं. उसमें मॉनिटर हो रहा होता है कि दर्द आ रही है तो बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कैसे है. पहले ज़माने में ये कुछ नहीं होता था, बच्चा चाहे माँ के पेट के अंदर मर जाता था तो कोई वरीड नहीं होता था. अब इस वक्त ये होता है कि अगर बच्चे की दिल की धड़कन दौरान दर्दें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम फ़ौरन से सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं. दिस कुड बी द रीज़न कि सी सेक्शन की इंसिडेंस बढ़ रहा है. द सेकंड रीज़न इज़ के अब तो मतलब गर्ल्स जो आ रही हैं, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो ये है कि लड़कियों के अंदर टॉलरेंस भी नहीं है. देखिए, पेन को बर्दाश्त करना, ज़रा से 2 दर्दें आती हैं वो कह देते हैं नहीं जी मेरी तो बस हो गई, आप मेरा ऑपरेट कर दें. पेशेंट बाय चॉइस कहता है कि मेरा ऑपरेट कर दें. अब उसमें आप बताएं कि डॉक्टर का क्या रोल है, कि डॉक्टर की क्या बात है कि वो पेशेंट अगर खुद ही कहना शुरू कर दे कि मुझसे तो दर्दें नहीं बर्दाश्त हो रही. तीसरी बात यही है कि फिर फैसिलिटी की बात आ जाती है. जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्री हैंड पता चल जाती हैं. तो फॉर एग्जांपल हम मरीज़ का कलर डॉप्लर करा लेते हैं, उसमें हमें बच्चे की ब्लड सप्लाई इवन तक पता चल जाती है कि बच्चे की खून की रफ्तार जो है वो कैसे है. बस आजकल बच्चों की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, खून की रफ्तार जो है वो कम हुई होती है, तो इस तरह के बच्चे जो हैं यूजुअली दर्दों को बर्दाश्त नहीं करते. और तीसरी बात है कि बच्चे के गले में बाज़ तक नाड़ू होता है, 2 नाड़ू लूप्स होते हैं, तो ये वाला बच्चा भी अगर दर्दें लेगा तो उसमें ये होता है कि एकदम से बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कम हो जाएगी और बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर फौत भी हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों को और इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, जिसमें डॉक्टर की बेस्ट इंटरेस्ट होती है कि मदर भी ठीक रहे और बच्चा भी ठीक रहे, तो फिर इसलिए जो है वो सी सेक्शन की तरफ सूरत हाल में जो है इसको किया जाता है. तो क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं? मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी कोई ऐसी बच्ची है जो कि अपना खुद चॉइस पे बाई हर ओन चॉइस वो सेलेक्ट करती है कि जी मेरा सिजेरियन कर दिया जाए, तो क्या इसकी लेटर लाइफ में उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? बात इसमें देखिए एज सच सी सेक्शन की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. जैसे लोग कह देते हैं कि वो मफलूज हो जाती है, वो जो है मजीद काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता. मोस्टली ये है कि दूसरी बार जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है
उसमें फिर कोई इशू बन सकता है ये कोई प्रॉब्लम? इशू नहीं बन सकता अगर वो रेगुलर एंटीनेटल, फिर दोबारा बात वहीं आ जाएगी कि एंटीनेटल केयर वो अगर प्रॉपर कराएगी और प्रॉपर स्पेसिंग उसकी होगी बिटवीन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड द सेकंड प्रेगनेंसी, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और इसमें उसको अच्छी जगह पे डिलीवरी करानी चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल बेस्ड, कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहला एक ऑपरेशन हुआ है और अगर वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं आती तो उसमें पेचीदगी ये हो सकती है कि बच्चेदानी फट सकती है, जिसमें माँ की जान को भी खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसका दोबारा एंटीनेटल विजिट में आना, डॉक्टर के साथ रुजू रहना, ताकि डॉक्टर उसको टाइमली बताए कि तुम्हारा अब नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि आपका इलेक्टिव सिजेरियन होना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि ये जो 10 विजिट करने हैं और ये सारे टेस्ट जो हैं आपने बताए हैं, इन बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो शायद अफोर्ड नहीं करता ये सारा कुछ करना। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से मशवरा है कि किस तरह से कोई इंपॉर्टेंट, कोई इतने विजिट वो लाजमी कर लें, या इंपॉर्टेंट टेस्ट कोई ऐसा प्लान है हमारे पास? इसमें देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप देख लें सब, जैसे फैसलाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल है, ये टर्शी केयर हॉस्पिटल्स हैं, अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज है, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल है। अब हम तो बीइंग स्पेशलिस्ट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं ना, हम 30 रुपीज़ की स्लिप पे हम देख रहे हैं पेशेंट को, सिर्फ पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए दे रहे हैं ना, कि पेशेंट जो गाँव से, अब देखें 30 रुपीज़ तो मैं कह बंदा कोई अगर खाना भी लेने जाता है तो 30 रुपीज़ में तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा। तो अगर व्हाट टू से कि आपको एक स्पेशलिस्ट सर्विस दे रहा है, स्पेशलिस्ट आपको खुद देख रहा है, तो मेरा तो क्या है कि पेशेंट्स को जो है और आवर डॉक्टर्स पार्ट, बट ये है कि जाहिर है कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अब इतनी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जाहिर है एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं? अगर वो इसमें जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो बहुत कोई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं होते, वो सिंपल टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लड कंप्लीट आप कह लें, उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि खातून के अंदर खून की कमी कितनी है, खून के खुलिये कितने हैं, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो फिर थोड़े से ज़्यादा टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ये कोई इतने ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं है जो कि बंदा अफोर्ड ना कर सके। डॉक्टर अरीब, अगर आपने 2-3 ऐसी मशवरा देना हो, आपने कुछ ऐसे टिप्स देनी हो डाइट के हवाले से, या वैसे उसको किस तरह का एक उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो क्या होंगी? मदर्स के लिए मेरे लिए तो यही है फ़िलहाल कि डोंट फॉलो द मिथ्स, जो इधर उधर के लोग बातें करते हैं। बेहतर है फर्स्ट कंफर्म विद योर डॉक्टर, हैव कॉन्फिडेंस इन योर डॉक्टर। बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से जो भी मिथ्स हैं, जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं, डिस्कस करें अपने डॉक्टर से। रिगार्डिंग डाइट यही है, फॉलो अ हेल्दी डाइट। अनहेल्दी क्या है वो नो, जनरली अनहेल्दी हम वैसे भी रिकमेंड नहीं करते पेशेंट्स को। जो आजकल जंक फूड चल रहा है, बर्गर्स, कोक्स, फ्राइज़, तली हुई चीज़ें, ये सारा कुछ हम वैसे भी रिकमेंड जो भी घर पे बने वो उसको फ्रेश डाइट यूज़ करें, हेल्दी डाइट यूज़ करें। यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ फ्रूट, हर किस्म की वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, कीमा, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिस तरह के हमारे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके सिर्फ ये है कि शुगर ज़ाहिर है आपने अपना रिकॉर्ड रख के उसके बाद डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही स्वीट इंटेक अपनी रखनी है। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए चिकनाई, सॉल्ट इंटेक हमारा, नमक बिल्कुल कम कर दें। अंडा खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन सफ़ेदी इस्तेमाल करें, जर्दी ना इस्तेमाल करें। नट्स वगैरह, हेल्दी डाइट हर प्रेग्नेंट वुमन को हम रिकमेंड करते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि प्रेगनेंसी में अंडे के हवाले से स्पेसिफिकली मैं जिक्र करूं तो अगर आप रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे एक ये मिथ बनी हुई है कि अंडा जो है वो प्रेगनेंसी में शायद वो सेफ नहीं है। हाँ, वही ना, डिस्कस द मिथ्स विद योर डॉक्टर। वही मैं कह रही कि गर्म चीज़ें जो हम लोग के आम कंसेप्ट है कि ये अंडा गर्म होता है, मछली गर्म होती है, दिस इज़ नॉट द राइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और नाजरीन, आपने डॉक्टर राहिला फरहत और डॉक्टर अरीब की बातें सुनी, और आई बिलीव कि बड़ी वैल्यूबल होंगी आपके लिए और इन्फॉर्मेशन जो है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेगनेंसी में औरत जो है वो अपनी डॉक्टर के साथ एक रब्ता रखे। इसमें बहुत सारी ऐसी स्क्रीनिंग्स हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो उसकी अपनी सेहत और बच्चे के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, बच्चे की एक नॉर्मल जो नशोनुमा है उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और इसमें फिर सर्टन काइंड ऑफ वैक्सीनेशंस भी होती हैं जो कि बच्चे को और माँ को महफूज रखती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों में। और इन केस ऑफ एनी लाइक जिस तरह से मैडम ने बताया कि बच्चे को अगर कोई हार्ट के डिफेक्ट्स हों, बच्चे में कोई ऐसे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, तो वो आपको टाइम से पहले उसी सूरत में पता चल सकती हैं अगर आप अपने डॉक्टर के साथ मुसलसल राब्ते में रहें और अपने टेस्ट और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। इसी तरह से
डाइट के हवाले से किसी भी तरह का इबहम आपको नहीं होना चाहिए। अपनी खुराक को सादा रखें, अपने जो भी घर में बने उसका इस्तेमाल करें, और इस हवाले से अगर कोई ऐसा आपके जहनों में कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई ऐसा कोई बात हो, तो वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।